हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेज। मैं आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं एक जो 67th बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, जो बाद में जो कैंसिल हो गया था, मैं उस पेपर को मैं आपको डिस्कस करूंगा। वो पेपर डिस्कस करना इसलिए सर आपको नेसेसरी है ताकि आपको पता चले कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ठीक है, वो पेपर कैंसिल हो गया वो एक अलग सी बात है, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसका क्या क्या आंसर हो सकता था। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट डी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, मैं इसमें आपको बेसिकली आज पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सेट डी का। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन से पहले। पॉलिटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा पॉलिटी का स्टार्ट हो रहा है आपको 41 से। यस, क्वेश्चन है 41 से। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है बेसिकली आपको। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन था उसमें, तो आपको लगेगा कि आखिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करें। ये भी एक क्वेश्चन है ना, जो बच्चे नए हैं, जो पुराने हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओल्ड क्वेश्चन करने का ये फ़ायदा है मेरे दोस्त कि आपको एक आइडिया पता चल जाएगा यार कि मतलब कि जो इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, मतलब पेपर का बेसिकली। ठीक है, आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, और यू नीड टू वर्क अपॉन दैट पर्टिकुलर वे कि या मतलब मुझे इस टाइप पे मेरे को सोचना पड़ेगा, इस टाइप से मेरे को वहाँ पर अपना ब्रेन को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन का सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है कि आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होती है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, खास करके अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो। यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट होता है, बट लेकिन उसका थीम रिपीट होता है। यहाँ पर हूबहू क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपको देखेंगे कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि जो पीसीएस में जो क्वेश्चन जो सेट कर रहा है वो उतना ज़्यादा मेहनत करना वो नहीं चाहते हैं। ये बात है, फैक्ट है और रियलिटी भी है। ये मतलब क्वेश्चन आप देखेंगे तो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तभी तो इनका कट ऑफ इतना हाई चला जाता है। और आप देखेंगे 108 110 अगर कट ऑफ जा रहा है, मतलब 70% कट ऑफ जा रहा है। आप यूपीएससी का उठा कर देखें कट ऑफ कितना जा रहा है भाई, 92। कितने में से, 200 में से, तो 46%। मतलब आपने उस लेवल को आपने मेंटेन किया ना अपने क्वेश्चन को, तो आपने मेहनत कर रहे हो। आपको यहाँ पर क्या है, आपने पिछला प्रीवियस क्वेश्चन उठाया विदाउट कुछ थिंक किए आपने उसको डाल दिया। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग टॉपिक है बात करने का। बट लेकिन जो हमारा टॉपिक है कि प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए करना चाहिए भाई, सबसे पहले बात है कि क्वेश्चन रिपीट होगा इससे आपको, और दूसरी बात है कि आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होगा कि ऑप्शन ई भी ऑप्शन होता है। ऑप्शन ई में जो ऑप्शन होता है नन ऑफ द एबव होता है और मोर देन वन होता है। तो हर एक पीसीएस का अलग अलग एक अपना डिमांड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन है मैं उसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। इसने पहला क्वेश्चन पूछा, द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मान लीजिए कि बिहार में 2 सदनीय हैं, अभी टोटल 6 ऐसे हैं स्टेट जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ठीक है, तो ये पूछा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है, लेजिस्लेटिव और काउंसिल आर नॉट चूजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द पर्सन। इसमें से कौन सा कैटेगरी ऑफ पर्सन जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं चुने जाते हैं। आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ना, आप वहाँ पर जाकर देखना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन से पर्सन चूज़ किए जाते हैं। वहाँ पर कुछ जो है कुछ ग्रेजुएट होते हैं, कुछ टीचर होते हैं, कुछ मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज़ होते हैं। ठीक है, और भी पर्टिकुलर पॉइंट में जैसे कि कुछ गवर्नर को कुछ 1/6 या फिर 1/12 कुछ ऐसे करके गवर्नर भी अपॉइंट करते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो इसमें से कोई इसमें प्रोविज़न नहीं है। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पर्सन। तो उसमें से इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। क्वेश्चन ईजी था, जो बेसिक पढ़ के गया है लक्ष्मीकांत वो क्वेश्चन को कर देगा इजीली। ठीक है, तो आपने बताया कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको कौन क्रिएट कर सकता है, कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब कौन इसको हटा सकता है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास सेम पावर है एज द राज्यसभा जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है। ठीक है, स्प्लिट सिस्टम क्या है इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली ये क्वेश्चन है। जनरली बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, बट लेकिन अब आपको कुछ भी इस क्वेश्चन में हवा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आपको ऑप्शन में जाना है। देखिए, तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है यूनियन और स्टेट के बारे में। ठीक है, स्प्लिट सिस्टम में जनरली। ठीक है, ऑडिट सर्विस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, हाँ ए और सी में कुछ हो सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, अब हम ए और हम भाई जो बी और डी तो हम आंसर मारेंगे नहीं। ए और सी में रहा और ई में रहा,
ठीक है। अब आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, अब आपको एक ना एक तो आपका ऑप्शन तो आपको लेना ही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी जीरो है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आपको पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। पॉलिसी जो है कोई और बनाता है, इम्प्लीमेंटेशन कोई और करता है, ठीक है। जो स्प्लिट सिस्टम का जो रियल मीनिंग है वो आपको यही है कि पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप इसको देख लेना अब आप, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से पार्ट में आता है वो बताएं, ठीक है। और कितने ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये क्या शो करता है, फेडरल स्ट्रक्चर या फिर यूनिटरी स्ट्रक्चर, इस पर सोचिएगा आप, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपको उसके बाद आपको थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करें आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटिंग टू द डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव्स। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन भी है और बोल सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, जिसका आंसर वो बी है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो अब बाकी ये जो ऑप्शन है, कमेटी ऑन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, आप इसका थोड़ा बहुत गूगल करिए, हल्का फुल्का इसका नोट्स तैयार करिए भाई ये क्या है, ठीक है। हो सकता है कि अभी जो 67 अभी दोबारा भी जो होने वाला है, फिर क्वेश्चन आपको यहीं से आपको रिपीटेड मिले, क्या पता, और वो ईजिली आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अटॉर्नी जनरल, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए जो इसका आंसर है आर्टिकल 300 वो आपको सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स होगा, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आर्टिकल 299 में बात की गई है। अटॉर्नी जनरल जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी भी मतलब इंडिया में, वो आर्टिकल 76 में आता है, ठीक है। आप मुझे बता सकें कमेंट सेक्शन में अटॉर्नी जनरल का टेन्योर क्या होता है, क्या इसका कोई इसका टेन्योर है अटॉर्नी जनरल का, ठीक है। और इसको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। क्या ये जो पर्टिकुलर अटॉर्नी जनरल है, क्या ये पार्टिसिपेट कर सकता है क्या पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में, और क्या इसके पास वोट का भी इसके पास राइट होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सोचना है इसको। और अभी जो बताएं अभी प्रेजेंट में अभी अटॉर्नी जनरल अभी कौन है इंडिया के, ठीक है। जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, किससे बेस्ड है जुडिशियल प्रोसेस। देखिए अभी क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था, जो अगर लक्ष्मीकांत थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिसने एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उस क्वेश्चन को कर लेगा। भाई देखो जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसे होता है इंडिया में, सपोज करिए कि आप गए सुप्रीम कोर्ट में, आपको केस, सपोज करिए आपके ऊपर किसी ने केस किया है, फिर आपने किसी ऊपर केस किया है, सपोज आपने लैंड पे आपने केस कर दिया है, तो वहाँ पर वो चीज़ कैसे जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होगी, बहुत सारा होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ द रूटीन लॉ में होगा, भाई इस केस में ऐसे होता है, कुछ चीज़ कन्वेंशन में मतलब चली आ रही होगी, ठीक है। तो क्या होगा, द प्रोसीजर ऑफ द एस्टेब्लिश बाय लॉ, कुछ चीज़ जो है वो इस सेंस में होगा, द प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। इसका आंसर जो क्या हो सकता है वो पूरा हो जाएगा, ई हो जाएगा, मोर देन वन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ई है, ठीक है। बाकी अगर सपोज अगर ऑप्शन ई नहीं होता, अब मुझे चूज़ करना होता ABCD में, तो मैं द प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ ये चूज़ करता, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आप मुझे बताएं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये हमने कहाँ से लिया है, और इसके लिए कोई केस भी फेमस है क्या। 46 क्वेश्चन क्या है, द लोकायुक्त वाज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, पहली मरतबा फर्स्ट लोकायुक्त, भाई वो महाराष्ट्र में है, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे इसलिए मिल जाएगा 1972 में, ठीक है। लोकायुक्त एक्ट 1971 के तहत, ठीक है। SR कोटवाल पहले यहाँ के लोकायुक्त बने थे, ये बात थोड़ा सा पता होना चाहिए, पूछा बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जा सकता है। बाकी उड़ीसा, केरला, पंजाब, आप जाएँ और आप मुझे बताएं कि उड़ीसा में कौन कौन सी लेक है, 5-6 लेक का नाम बताएं उड़ीसा में, ठीक है। लोकटक कहाँ है, ठीक है। और भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो उड़ीसा जो है बेसिकली ये काफ़ी आप बोल सकते हैं जो क्लाइमेटिक रीजन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये न्यूज़ में रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वाज हेल्ड बाय AS आनंद इन लेट 90s, कैग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसके बारे में आपको बिल्कुल भी हवा नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें फिर भी करना है। अब देखिए अब आपको उसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। सपोज करिए कि कोई नाम इतना बड़ा होगा तभी तो वो पूछा होगा, आपको ऐसे वो थिंक करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तभी आप इस क्वेश्चन तक आप राइट तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ पर ये चीज़ आ ही जाएगा, बट लेकिन अगर आप अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं। तो AS आनंद है ना, अगर आप इसको सोचेंगे यार कि मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। कैग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसका राइट आंसर आपको बी है हालांकि, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ नाम पूछा है तो आपको माइंड में चीज़ समझना पड़ेगा कि वो कुछ ना कुछ बड़ी पोस्ट से रिलेटेड उसने पूछा होगा,
ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, ये अक्टूबर 1998 से अक्टूबर 2001 तक 3 साल ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाली बात है। और इनकी एक बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बाकी इसका और भी एक बड़ा नाम है। ठीक है, आप मुझे इनका ज़रा सा, ठीक है ये हो गया। चलिए, जो कैग है ये आपको आर्टिकल 148 में आता है। ठीक है, आप बताएं कि कैग कहाँ से कहाँ तक आता है और अभी प्रेजेंट कैग कौन है, ये आपका करंट अफेयर मैं आपको तैयार करवा देता हूँ। ठीक है, अभी आप मुझे बताएं कि प्रेजेंट जो कैग है वो कौन है और उसका और वो कौन से कैग बने हैं अभी। ये हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी करंट में कौन है और कौन सा आर्टिकल में बताया गया है कि करंट जो वो भारत में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और कौन से, जैसे कि आर्टिकल 124 से लेकर के, इसको आप याद रख लीजिए, एक बॉर्डर टर्म हो जाएगा, 142 से लेकर के 147 तक इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट आते हैं। ठीक है, बाकी कुछ बेसिक आर्टिकल आप जाके पढ़ लेना। एक आर्टिकल है 142, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बताएं ये क्या है 142 आर्टिकल। ठीक है, सीबीसी के बारे में बताइए थोड़ा बहुत प्रोविज़न, क्या मतलब ये कैसे अपॉइंट होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल ने आपको बता ही दिया, अभी क्वेश्चन आपसे पूछा ही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भाई, मैं कितनी बार ये बात बोलता हूँ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और 74th क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये 1992 में आया है। ठीक है, और ये भी 1992 में आया है। ये क्यों पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन बार बार आपको आखिर क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है भाई, रीज़न है, बिहार वगैरह में या फिर मतलब कहीं भी अभी भी 69% जो पीपल है वो अभी विलेज में रहते हैं। अभी कहाँ रहते हैं, विलेज में। तो आपको विलेज के बारे में पता होना चाहिए ना, कल आप एडमिशन में कल आप जाएंगे तो आपको पता होगा भाई ना पंचायत कैसे वर्क करता है, कौन से शेड्यूल में है, नहीं है, कैसे मतलब वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा है ग्राम सभा का। ठीक है, उस चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए पंचायत के बारे में। पंचायत को आप काफ़ी अच्छे टॉपिक पढ़ के जाएँ, आपको हर हमेशा एक दो क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो जो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था और पार्ट 9 में था पंचायत, उसमें 11th शेड्यूल में टोटल 29 लिस्ट है। अब उसने पूछा इसमें तो कौन सा उसमें से एक नहीं है। हालांकि एक थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी जैसे कि लाइब्रेरीज होगा या आपने सोच रखा होगा, फ्यूल एंड फूडर्स भी होगा। अब देखिए टेक्निकल ट्रेनिंग और रूरल स्पोर्ट्स में आप इसमें थोड़ा फंसते हैं, तो इसका आंसर वो आपको है वो रूरल स्पोर्ट है। ठीक है, तो इसे थोड़ा आप थोड़ा याद रखेंगे आप। ये आपको हो गया। और मैं आपको बता रही हूँ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो क्या आया, या आपको म्यूनिसिपैलिटीज आया, उसमें आप बताएं उसमें कितना सब्जेक्ट है और वो कौन से पार्ट में है। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आई है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कब आया भारत में, ठीक है, वो सब थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। लक्ष्मीकांत प्लीज़ आप उसे पढ़े जा करके। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज ए पार्ट ऑफ द एनुअल बजट परसुएंस टू द आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई 98, 96, 104, 106 इसमें से कुछ भी नहीं है, ये वो 102 है डिमांड ऑफ ग्रांट। आंसर क्या, E एलिफेंट। आगे बढ़ जाता हूँ। आप मुझे बताएं कि आर्टिकल 110 क्या है, आर्टिकल 112 क्या है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। आर्टिकल 110 जो आपको मनी बिल है और ये जो आपको बजट है, लेकिन बजट वर्ड कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, तो ये क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है ये वर्ड। ठीक है, ये तो आपको हो गया सेंटर में, और स्टेट में भी सेम ही होता है। स्टेट में कौन सा आर्टिकल है बजट के लिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, आप वो मुझे बताएं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा कि इन विच ऑफ द ईयर ऑफ द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च्ड। जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है ये आपको देखिए 3 चीज़ हुआ है। सबसे पहले नेशनल एक्सटेंशन सर्विस से पहले भी एक आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ है। क्या हुआ है, CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब आपको हुआ है, ये आपको आया है 52 में। कब आया है, 52 में, 1952। इसको आप लिख लेना, आपको बेसिक पता होना चाहिए। 1952 में आया। क्या आया भाई आपको, CDP आया। क्या आया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर क्या आया, नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस आया, नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस। ये कब आया भाई आपको, एक्सटेंसिव सर्विस कब आया आपको, आपको 53 में आया, 53 में आया। और क्या है, फिर उसके बाद आपको बलवंत राय मेहता कमेटी आई है, वो कब आया आपको, वो आपको 1957 में आया है। फिर अशोक मेहता कमेटी आया, वो आपको कब आया है, वो आपको 1977 में आया है। फिर GV राव आया है, वो आपको 1985 में आया है। फिर आपको LM सिंघवी आया है, वो आपको कब आया, 1986 में आया है। ठीक है, फिर उसका 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है। ठीक है, तो कम्युनिटी पहला आपको क्या आया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको आ गया। ठीक है, कब आया भाई आपको, 1952 में आया है। फिर उसका नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस का 1953 में आया है। उसके बाद आपको बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई है, मैं आपको उससे पहले एक मैं आपको ट्रिक बताया था, BAG बैग, मैं बहुत मतलब बताता हूँ। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV राव कमेटी। ठीक है, तो
तो ये आप थोड़ा याद रखने वाली बात है। एक आता है LTG, ठीक है, तो L से क्या है, ये LG ये बीच में T है, तो L से क्या है, LM सिंघवी है, और T और G बताएं ये कौन सी 2 कमेटी और रह गई है, वो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो बैग में क्या है, LG है, लेकिन LG में क्या है, LTG है, इस बात याद रखिए, ठीक, आपको लॉन्ग टर्म आपको याद रह जाएगा। आपको आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर क्या है, जो आपको एक्सटेंशन सर्विस क्या है, आपको 53 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन इसने पूछा जाकर, ये वाला पूछा है इसने, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कौन सा पार्ट इसमें से नहीं है। तो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को चेयर कौन करते हैं, उसको PM करते हैं। यूनियन इसमें जो मेंबर होते हैं वो आपको यूनियन कैबिनेट के मेंबर भी होते हैं, UT के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, यहाँ पे नीति आयोग के भी मेंबर होते हैं। ये क्वेश्चन एक डाउट वाला क्वेश्चन है हालांकि। अब इसमें कौन से मेंबर नहीं होते हैं, तो पहला तो आप ऑप्शन खत्म करें, सेक्रेटरी ऑफ, ये आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ द प्रोग्राम ये भी होते हैं। वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ये बात सही है। द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर जो आपको जनरली मेरे हिसाब से जो लेकर के जाएगा वो आपको ई लेके जाना चाहिए, ई या डी, ठीक है। बाकी आप अपनी नोट से बता देना क्या हो सकता है इसके और बेहतर इसका आंसर, ठीक है। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना है, ठीक है, ये आप जाके थोड़ा पता करना, इसके बारे में लक्ष्मीकांत आपको मिल जाएगा इसलिए आपको, ठीक है दोस्तों। अभी मतलब सरकारिया कमीशन, ये आपको 84 नहीं, आपको 83 है, ठीक है। हाँ, सरकारी कमीशन भाई ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में है, बस इजी से मारिए डायरेक्ट, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। आपको एक का आंसर 2 आते ही, मतलब 1 का आंसर आपने क्या मार दिया कि मतलब 3 है, बाकी किसी में वैसा ऑप्शन है ही नहीं। अब आप सोचेंगे ई में, जनरली ऐसा ये लोग नहीं खेलते हैं जहाँ पे ये वाला मिलाने वाला होता है। प्रीवियस क्वेश्चन ये हमें पता चला है। तो आपको क्या सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, जो रंगराजन कमेटी है वो क्या है, टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है। और क्या है, पारेख कमेटी क्या है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के बारे में है। और नरसिम्हम, ये तो बहुत ईजी है, तो ये हमें पता है कि भाई बैंकिंग रिफॉर्म में है। नरसिम्हम 1 और 2 कमेटी आई थी, आपको बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो ये कुछ बेसिक था जो कि मैं आपको बता दिया हूँ, पॉलिटिकल क्वेश्चन था। हालांकि क्वेश्चन अच्छे थे भाई यहाँ पर, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बाकी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। एक क्वेश्चन में 56 भी है, वो थोड़ा देख लेते हैं। यस, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा UPSC पैटर्न पर इसने पूछा है ताकि कटअप थोड़ा सा कम जाए। इसने पूछा विद रेफरेंस द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसने पूछा द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, और अगला स्टेटमेंट देखिए, द फाइनेंस कमीशन ऑफ वाज सेट अप अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई देखिए, ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे को कंट्राडिक्ट बिल्कुल कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक ने बोला तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और एक ने बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमने बचपन से लेकर 55 तक पढ़ा है क्या भाई, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन आता है। अगर आर्टिकल में आता है तो भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 2 सही हो गया, एक को निकाल दीजिए, एक खत्म हो गया, 2 सही है और 2 यहाँ सही। अब 3 और 4 में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। उनका एडवाइजरी होता है जनरली कमीशन वगैरह का रिपोर्ट, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन सेटअप इन 1950। देखिए अब आपको यहाँ पर खेला जा रहा है आपके दिमाग से, ये 50 नहीं है, ये आपको 51 है। तो पहले जो आपको बने थे फाइनेंस कमीशन, उनका नाम था KC नियोगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, तो आप थोड़ा याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये खत्म हो गया तो 2 और 3 इसका आंसर, इसका C4 कैट और C4 कोलकाता, ठीक है। आप जाकर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि फाइनेंस कमीशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, मतलब कौन फाइनेंस कमीशन भारत में अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या, मतलब फाइनेंस कमीशन बनने के लिए, ठीक है। और क्या कई % दोबारा फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हो सकता है। क्वेश्चन में आप 63 देखें आप, ये भी आपको पॉलिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सर्च करके पढ़ाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर भी उसने पूछा क्वेश्चन जा करके, वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। भाई इतनी बड़ी बॉडी है, आपको इसका 4-5 मेंबर होंगे, जो भी इसके मेंबर हैं आप उसका मेंबर बताना चाहिए। ये NK सिंह के अंडर में बना है ये कमेटी 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसमें अशोक कुमार लाहिरी भी हैं, आपको रमेश चंद भी हैं, अजय नारायण झा भी हैं। जो ये सुडू पुटू मुंडले हैं, ये जो मेंबर है, ये 14 फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं, इन्होंने आपके साथ धोखा किया, ठीक है। मतलब अगर आप पता नहीं हो तो आपको ये बात आप नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि ये 14 फाइनेंस कमीशन के मेंबर आपको दे दिए हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इसमें क्या, पॉलिटिका फाइनेंस कमीशन आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि यही हो गया, इतना ही है शायद, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। कोई नहीं, जो क्वेश्चन अगर बच भी गया हो तो मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दूँगा।
और कुछ ऐसा क्वेश्चन बस तो नहीं गया, आई थिंक ये डन हो गया है। कोई नहीं दोस्तों, मुझे लगता है कि हम लोगों ने क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन हम डन कर चुके हैं 67 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था और जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, और जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ प्लीज़ आप उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, आपको लॉन्ग टर्म काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद हो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।